नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में लेक्चर नंबर 26 पर चर्चा करने चल रहा हूं। टॉपिक का नाम है आवेशित कण की गति पर चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। बहुत ही सरल भाषा में सिखाएंगे। इसके पहले प्यारे बच्चों, जो आप लोगों ने बड़े ही अच्छी तरह से सीखा कि गतिमान आवेश, अगर जब कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल काम करता है। उस बल को लॉरेंज बल करते हैं। फार्मूला आपको पता है, क्या पता है? यह बराबर QV sin थीटा। लेकिन बेटा, आवेशित कण कहाँ गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र वह दोनों के संयुक्त प्रभाव में गति कर रहा है। तो लिखोगे क्या? लिखिएगा क्या लिखोगे? जरा लिखिए। मान लिया इस्माल यंत्र मान का एक आवेशित कण जो v वेग से एक ऐसे स्थान पर गति कर रहा है जहां चुंबकीय क्षेत्र B तथा वैद्युत क्षेत्र ये दोनों विद्यमान है। तब वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, यहाँ वैद्युत बल लिख सकते हो, Fe इक्वल टू Q इंटू वेक्टर फॉर्म में है बेटा। इस वैद्युत बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी आवेशित धन आवेशित कणों के लिए, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी ऋण आवेशित कणों के लिए, जैसा कि आप जानते हो। और इस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल होगा, पॉइंट नंबर 2, वेक्टर Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस वेक्टर V, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर, और चुंबकीय बल की दिशा V की दिशा तथा B की दिशा दोनों के लंबवत होती हैं। हो गया। अतः आवेशित कण पर कुल बल या नेट बल या लॉरेंज बल कहेंगे, दोनों को हम ऐसे कर दिए। वेक्टर यह बराबर Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर, ये रिजल्ट लिख दिए। लेकिन यहां से बात समाप्त नहीं होती है। अब टॉपिक के अंदर चलते हैं और आप कंपटीशन के लिए आपको सिखाते हैं और इसको यूनिट वेक्टर के पदों में लिखेंगे तो एक फिजिक्स निकलेगी। उस फिजिक्स का बहुत बड़ा उपयोग है प्यारे बच्चों। क्या है? मान लिया किसी स्थान पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B तथा वैद्युत क्षेत्र E एक दूसरे के लंबवत है। इन दोनों के लंबवत एक आवेशित कण Q v वेग से गतिशील है। इस चीज को, वेग को हम x अक्ष के अंदिश और उसके अंदिश यूनिट वेक्टर I कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को y अक्ष के अंदिश दिखा रहे हैं और y अक्ष के अंदिश यूनिट वेक्टर, जैसा कि जानते हो, J लिया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र को हम Z अक्ष के अंदिश ले रहे हैं और यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के पदों में हम इन वैद्युत क्षेत्र E, वेग V तथा E को लिखेंगे तो ये चीज मिलेगी। जहां ये तो पता है कैसे लिखते हो, ये परिमाण, ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये भी परिमाण, ये भी परिमाण। हो गया प्यारे बच्चों, लिख लेंगे, समझ में आ गया। इस चीज को समीकरण 1 में रख दीजिए। अब हम समीकरण 1 में रख दिए हैं। यहां देख रहे हो, यहां ये मैग्नीट्यूड है तो V इंटू बी कॉमन कर ले, I क्रॉस K हुआ। I क्रॉस K क्रॉस प्रोडक्ट नियम आपको पता है, I क्रॉस J इक्वल टू K होता है, J क्रॉस K इक्वल टू I होता है, K क्रॉस J होता है। लेकिन बेटा यहाँ क्रम टूटा है क्या? I क्रॉस K, इसलिए माइनस J होगा। यहाँ की फिजिक्स समझिए, बहुत दमदार फिजिक्स है ये फिजिक्स। आप ये देख रहे हो, ये अगर देखा जाए तो ये वैद्युत बल है, ये चुंबकीय बल है। देख रहे, ये प्लस J माइनस J, प्लस J तो ऊपर ले लिए, माइनस J हमको यहाँ लेना पड़ेगा, ये माइनस J। इसका मतलब हुआ किसी आवेश पर
मान ली प्लस है क्यू आवेश है, अगर वैद्युत बल की दिशा ऐसे होगी तो चुंबकीय बल की दिशा ठीक इसके विपरीत दिशा में होगी। यह निष्कर्ष था। इस जे से पकड़ा गया, माइनस जे से पकड़ा गया। ये बहुत ही टेक्निकल जानकारी है प्यारे बच्चों। ये यहां से क्लियर नहीं हो, जब तक हम इसको ये ग्राफ ना बनाते या कोऑर्डिनेट में ना दर्शाते तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। इसका मतलब किसी आवेशित कण पर आपको पता है कि जब कोई आवेश गति करता है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो पता है। और स्टेट का तो अगर किसी चुंबकीय दोनों क्षेत्र चुंबकीय बल वैद्युत बल दोनों होंगे, लेकिन उस आवेश पर दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। देख रहे हैं, ये निष्कर्ष बता रहा है। पहले हम नहीं चर्चा किए थे, ओरिस्टर का प्रयोग करें तो वहां नहीं चर्चा की, यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ हम आपको बता देना और आपको बात समझ में आ रही। उस समय बताते सिर्फ रटते, अब यहाँ रटते हैं नहीं, उसका कारण दे दिए और सिर्फ यहाँ कामन कर लिए। एक बहुत अच्छा निष्कर्ष बताने चल रहे हैं, यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार समायोजित करें कि नेट बल शून्य हो जाए, ये जो नेट बल हो शून्य हो जाए, तो अगर अंगूठा छाप नहीं लगाए कहेंगे सर ई और ई भी दोनों आपस में बराबर हो जाए तो नेट बल जीरो हो जाएगा। अगर जब नेट बल जीरो हो गया, जो आवेश है, यहां आवेश है, आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा में जाएंगे। अरे बटने छुड़ा ले बेटा, ये तो भाई आवेश जा रहा है दोनों क्षेत्र के लंबवत, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने का प्रयास करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। लेकिन अब दोनों की तीव्रता इस प्रकार आपने सेट कर दिया कि नेट बल शून्य हो गया। अगर नेट बल शून्य हो गया तो आप बताइए किधर गढ़ करते हैं? सीधी रेखा में गढ़। तो क्या यह आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कण विक्षेपित होगा? कहेंगे नहीं सर, नेट बल जीरो है तो सीधे रेखा में जाएगा। ऐसी दशा में जब आप वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार सेट कर दिए हो कि नेट बल शून्य हो गया, ऐसी दशा में जो आवेशित कण है बिना विचलित हुए गति करेगा। दोनों क्षेत्रों मतलब अब लेकिन दोनों क्षेत्रों क्या एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत रहते हैं, उनके तीव्रताओं को, उनके परिमाणों को इस प्रकार सेट करिए कि आवेश बिना विचलित हुए, आवेशित कण बिना विचलित हो जाए। अगर ऐसा सेट नहीं करेंगे इसके कारण इसका एक बिंदु यहां बनेगा। अगर अभी इसका और रिजल्ट बता दें और अंदर ले चलेंगे आईआईटी की दुनिया में, कंप्यूटर दुनिया में, ये कि दो पर्दे पर दो प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन आपने सेट जो परस्पर लंबवत वैद्युत चुंबकीय इस प्रकार सेट कर दिए हैं कि नेट बल शून्य हो गया। क्या बात है, सेट आप कर रहे हो ना, इस प्रकार सेट कर दो नेट बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो आवेश बिना विक्षेपित। इस दशा में क्या होगा बेटा? ये तभी संभव है जब ई माइनस इक्वल टू जीरो है। ये इसको देख रहे हैं, यहां क्या हो रहा है, यहां ये समझ में आ रहा है इस सूत्र से, इस शर्त से भिन्न भिन्न आवेशों का एक पुंज बिना विक्षेपित हुए पर्दे पर पड़ेगा। यू राइट। और बेटा इस सूत्र को ही क्या कहेंगे? परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला, वेग चयनकर्ता फार्मूला कहते हैं। और एक निष्कर्ष और समझिए, E/B वेग वाले जो आवेशित कण होंगे वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक सेट करते हैं, परस्पर बिना विचलित हुए चलते हैं। कहां? E/B वेग वाले आवेशित कण। और इसी सिद्धांत का प्रयोग करके, इसी विधि का उपयोग करके, कौन? V इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर फार्मूला। इस सिद्धांत का उपयोग करके द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमान, मास स्पेक्ट्रोमीटर में, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में इसी सिद्धांत का प्रयोग करके
महान साइंटिस्टों ने क्या ज्ञात किया पता है आपको? ई बाई एम का अनुपात, आवेश का विशिष्ट अनुपात, ई बाई एम की गणना में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों। किसका? वेलोसिटी सेलेक्टर सिद्धांत का। अर्थात दोनों क्षेत्रों को इस प्रकार समायोजित किया कि उनका नेट बल क्या हो गया, इसी सिद्धांत का उपयोग करके ई बाई एम, जिसे आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर, क्लियर हो बेटा? इसी सिद्धांत का उपयोग करके मास स्पेक्ट्रोमीटर में ई बाई एम की गणना की गई। क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्यारे बच्चों। ये है तो बहुत छोटा थे, 1 नंबर का था, लेकिन इसकी जो फिजिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अच्छी तरह से नोट्स बना लेना। ओके बेटा, धन्यवाद।